जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट के लिए। सीटेट में मैथ सब्जेक्ट के लिए हमारी प्रैक्टिस आज से स्टार्ट हो चुकी है और कल से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी ईवीएस सब्जेक्ट के लिए। तो लर्न विद शैलेंद्र आपके इस YouTube चैनल पर लगातार जिस दिन तक आपका सीटेट का एग्जाम होगा उस दिन तक आपको लगातार मैथ्स एंड ईवीएस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस फर्स्ट पेपर के लिए आपको लगातार यहाँ से मिलती रहेगी। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो 21 जनवरी 2024 को सीटेट का जो पेपर आया था उसी पेपर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है सीटेट का पेपर पैटर्न ज्यादातर क्वेश्चंस का लेवल सेम ही रहता है, एक दो क्वेश्चन उधर उधर हो सकता है। तो अगर आपने ये पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिया इट मीन्स आप अच्छे से वहां स्कोर कर पाओगे। तो आज इस पेपर में ये देखिएगा कि आप 30 में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट यहां पर सॉल्व कर पाते हैं। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं ये पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको 980 आप इस नंबर पर मैसेज करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां ये पीडीएफ ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हो, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट हो या ईवीएस के नोट्स आपको लेने हो, ईवीएस के नोट्स लेने हो फर्स्ट पेपर के लिए, या आपको सेकंड पेपर के लिए साइंस के नोट्स लेने हो, या आपको सेकंड पेपर के लिए एसएसटी के नोट्स लेने हो, ये सभी नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जिन लोग चैनल पर नए हैं या जिन मेरे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे जो भी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, हर एक फ्रेंड के साथ आपको ये वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये प्रैक्टिस सेट मैं फिर बता रहा हूं 21 जनवरी को जो पेपर हमारा हुआ था उन 30 क्वेश्चंस को मैंने यहां पर शामिल किया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। जो भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए दोनों के लिए पेपर यहां पर रहने वाली है। ए नंबर बिकम्स डबल, एक नंबर डबल हो जाता है इफ इट्स इंक्रीज्ड बाय 8। अगर हम इसमें 8 जोड़ देते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो व्हाट इज द नंबर, नंबर यहां पर हमारा क्या है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया x, तो लेट द नंबर भी x। मान लीजिए एक जो नंबर है वो x है, हमारे पास क्या है, x है। तो नंबर मैंने क्या किया, नंबर मैंने x मान लिया। अब इसने क्या कहा कि एक संख्या एक नंबर x है उसमें 8 जोड़ दिया जाए, तो मैंने यहां पर कर लिया +8। तो इसने हमसे कहा कि क्या हो गया, वह दुगनी हो जाती है, यानी ये जो नंबर था ये डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो x का डबल क्या हो जाएगा, 2x। तो ये हो गया आपका 2x। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए नंबर हम निकाल लेते हैं। तो ये x + 8 है, तो ये 8 हो गया। ये 2x, इस x को मैं ले जाता हूं राइट हैंड साइड, और आप जानते हो जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये प्लस का x है, यहां जाके माइनस का x हो गया, तो 8 इक्वल आ गया आपका x। तो यानी कि हमारा नंबर ऐसा क्या है, 8 है ऐसा नंबर। तो देखिए 8 हमारा नंबर है। अब इस 8 में मैंने 8 ही ऐड किया, इक्वल 16, यानी कि इसका 8 डबल हो गया। इट मीन्स हमने जो आंसर निकाला है ये एकदम करेक्ट निकाला है, क्योंकि हमने वेरीफाई करके देख लिया और वेरीफाई करने के बाद भी हमें आंसर हमारा यही मिला था। इट मीन्स हमने सॉल्यूशन या नंबर जो निकाला है वो कैसा है, 8 निकाला है। क्वेश्चन 1 में ही मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सीटेट आजकल क्या करने लगा है, इस चीज का भी आप याद रखिएगा। यहां ए है, यहां सी भी आ सकता है, यहां डी और लास्ट में बी, ये भी आ सकते हैं सीरियल से। जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाए। सीटेट में ये 2 बार से होने लगा है, तो आप लोग ध्यान से कीजिए जो करेक्ट आंसर हो। यहां मान लीजिए 8 यहां सी के सामने होता तो आप सी को टिक करते। याद रखिएगा ए सी डी ई या ए बी सी डी आपको ऊपर नीचे देखने के लिए
मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पेडागोजी से। आप जानते हैं सीटेट 30 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, जिसमें 15 मार्क्स में आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स में आपसे मैथ्स की पेडागोजी पूछी जाती है। तो यहां मैंने पूरा 30 मार्क्स में मैं आपको 15 मार्क्स जो आपके मैथ्स के हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, बाकी की पेडागोजी आएगी, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर लगातार देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों की कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। किसकी बात की गई है यहां पर? मूल्यांकन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मूल्यांकन को बात की गई है। तो आपको जानता है कसौटी पर खरा उतरता है वो टेस्ट, तो ये इसकी क्या बन जाती है? वैलिडिटी, यानी कि वैधता बन जाती है। क्या बन जाती है? वैधता इसकी ये बन जाती है। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर अपने 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है, विजिबिलिटी इसकी अच्छी है, ठीक है। तो देखिए यहां क्वेश्चन जो दिया गया है ये है आपका कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। गणितीय भाषा की विशेषता की यहां आपसे बात की गई है। तो देखिए यह सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सटीक होनी चाहिए, ठीक है ना, राइट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, यहाँ पर हमारा एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस यहाँ पर हैं। तो ये सटीक होनी चाहिए, करेक्ट बात है। अस्पष्ट होनी चाहिए, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट बन गया। तो देखिए अस्पष्ट तो लैंग्वेज हो ही नहीं सकती, जब अस्पष्ट होगी यानी कि क्लियर ही नहीं होगा तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट बन गया। अगर नेगेटिव आंसर पूछा जाता तो हमारा ये आंसर बन जाता। सेकंड, बच्चों के दैनिक जीवन उपयोग की जानी भाषा के माध्यम से प्रबलित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो रीइंफॉर्मेशन जहां आ जाए ये वर्ड आपको पॉजिटिव वर्ड होता है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये कैसी होनी चाहिए? देखिए कुछ वर्ड आपके अगर हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश थोड़ी सी देख लिया कीजिए। अत्यधिक प्राविधिक का मतलब हो गया हाईली टेक्निकल। कैसी होनी चाहिए? हाईली टेक्निकल। अब प्राइमरी में हाईली टेक्निकल वर्ड का कोई सेंस नहीं बनता। हाईली टेक्निकल वर्ड प्राइमरी के अकॉर्डिंग ये हो जाता है आपका नेगेटिव। तो आपको सीटेट में क्वेश्चन देखिए करने का सबसे बेस्ट तरीका कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। जब आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं तो आप कीवर्ड पकड़िए, वर्ड से ही आप अपना राइट पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें यह पॉजिटिव चाहिए था और हाईली टेक्निकल वर्ड आपका यहां पर नेगेटिव बन गया, तो इसीलिए प्राइमरी को देखते हुए हमने ये आंसर मानना है। तो देखिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन बना ये कैसा बना? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब आपको क्या करना है? ए और सी वाला ऑप्शन देखना है। तो पहले में ए और डी है, ये रॉन्ग हो गया। दूसरे में ए बी सी है, बी हमने कैसा निकाला था? अस्पष्ट था, रॉन्ग हो गया। तीसरा ए एंड सी, ए एंड सी हमारे पॉजिटिव है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बन गया ए एंड सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर हमसे पूछा गया है त्रिभुज के सभी कोणों का योग है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज। ये देखिए डिग्री है यहाँ पर, ठीक है ना, डिग्री का साइन है, ये कुछ नहीं है, ये डिग्री का साइन है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा गया है द एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है। तो देखिए ट्राइंगल कोई भी हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, सभी ट्राइंगल्स का सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है। क्या होता है? सभी ट्राइंगल्स का जो सम होता है, एक एंगल के तीनों ट्राइंगल का सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं उन सभी का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहाँ पूछा गया है 1 मिलीलीटर बराबर है 1 मिलीलीटर इज सेम एज, इनमें से 1 मिलीलीटर किसके इक्वल है। तो देखिए मिलीमीटर के बारे में पता लगा लेते हैं। मिलीमीटर पूछा गया है तो देखिए आप जानते हो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या पूछा गया है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं, यानी कि मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में
एम। तो यहां आपसे रिलेशन पूछा गया है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग बनाना है आपको। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में जब 10 mm है आपके, तो 1 mm में बात करूं मैं, तो 1 mm में आपके 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और इस 1/10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। 0.1 सेंटीमीटर यहां लिख सकता हूं। तो आप देख लीजिए 1 मिलीलीटर में 0.1 सेंटीमीटर के ऑप्शन में है। यहाँ पर 0.01 है, ये गलत हो गया। यहाँ मीटर में है, ये गलत हो गया। ये मीटर में है, ये गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी बन गया, 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ से 0.1 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन निकल आया है। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हमसे पूछा गया है, ए इज ऑलवेज ए रेगुलर पॉलीगन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमेशा एक रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, साइड्स का बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है। तो देखिए इसमें आपकी कोई भी साइड यूज नहीं की गई है ना, सर्कल तो आप जानते हो गोल होता है। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती, यानी कि डिफरेंस होती है। आप जानते हैं ट्रायंगल 3 साइड से मिलकर बना होता है, और आइसोसेलेस की ट्रायंगल जो होता है इसकी 2 साइड सेम होती हैं। ट्रायंगल के अगर साइड के बेसिस पर देखे जाएं तो 3 पार्ट होते हैं। पहला स्केलन ट्रायंगल होता है, स्केलन ट्रायंगल की सभी 3 साइड अलग अलग होती हैं। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड एक सेम होंगी, तीसरी साइड अलग होगी। और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती हैं। तो यानी कि ये आपका नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव हो गया। दूसरा बात करें पेंटागन। पेंटागन में क्या होता है, 5 साइड्स होती हैं। लेकिन पेंटागन को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, रेगुलर भी बना सकते हैं, इरेगुलर भी बना सकते हैं। एक पेंटागन मान लीजिए आपने लिया और इसकी सभी साइड्स आपने ले ली 4 सेंटीमीटर, तो बन गया ये रेगुलर पेंटागन। बट ये मैंने 3 की ले ली, ये मैंने 5 की ले ली, तो ये रेगुलर नहीं हुआ। तो हमेशा रेगुलर ही नहीं हो सकता। हमसे पूछा गया कि ऑलवेज रेगुलर होना चाहिए, तो ऑलवेज रेगुलर ये भी नहीं होता। तो स्क्वायर क्या है आपका, हमेशा ही रेगुलर होगा, हमेशा ही रेगुलर पॉलीगन होगा। मैं आपसे बोलता हूं कि आप 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाइए, तो उसकी चारों साइड 4 सेंटीमीटर की होंगी। 5 सेंटीमीटर का बोला जाएगा तो सभी साइड उसकी 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो स्क्वायर आपका एक रेगुलर पॉलीगन हमेशा होगा, याद रखिएगा। पेंटागन कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन, कक्षा 3 के विद्यार्थी ने 26x5 को इस प्रकार हल किया। एक क्लास 3 के स्टूडेंट ने क्या किया, 26 का मल्टीप्लाई 5 से किया, तो उसने कैसे कर दिया, 5 6 जार 30 एंड 5 2 जार 10। उसने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। तो हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या दोहराना यानी रिपीट करना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। यानी कि इसमें से, इन ऑप्शंस में से उसको क्या बताया जाए जिससे वो इसको सही करना सीख जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, एक अंक की एक अंक से गुणा करना सिखाना। देखिए एक अंक से एक अंक का गुणा करना इसलिए नहीं सिखा सकते क्योंकि यहां पर इसके लिए फिट क्यों नहीं बैठता, क्योंकि 2 डिजिट का यहां पर और यहाँ 1 डिजिट है, 2 डिजिट का गुणा 1 डिजिट से हो रहा है। तो इसको सिखाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इससे बच्चा ऊपर पहुंच चुका है, तो ये हमारा नेगेटिव बन गया। दूसरा है एक एक की संगति, ये हमारा नेगेटिव बन गया। पहाड़ों का प्रत्यय स्मरण, तो देखिए रिकॉलिंग मल्टीप्लीकेशन, तो रिकॉलिंग मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसको ऑलरेडी आपके टेबल्स लर्न है, उसने टेबल पढ़ने में कोई भी मिस्टेक नहीं की है। हमें उसे सिखाना है, हमें उसे क्या सिखाना है कि कंसेप्ट और ऑफ रीग्रुपिंग, क्या सिखाना है, कंसेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग हमें उसे सिखाना है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन एक की संगति, पदानुक्रम समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। तो इनमें से अच्छा, इनमें से ऑप्शंस गिवन है आपको कि कौन सा यहां पर सही ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए किसके लिए पूछ, आरंभिक संख्या के लिए, तो एक की संगति करेक्ट ऑप्शन है। कैसा है? एक की संगति करेक्ट ऑप्शन है। पदानुक्रम समावेशन एक हो गया, और बेसिक ऑपरेशन, यानी कि आपका ए सही है, आपका बी भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। तो यानी ए और बी किस में है? इसमें सिर्फ ए है, इसमें ए सी है, यहां ए सी है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको सही देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहां से देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 जो आई है, इसमें भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। किसके बारे में? भारत के ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? इनमें से क्या इसमें एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शंस ए बी डी, एक ऑप्शन मिसिंग है, या देख लेते हैं। चलिए, आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, ये बिल्कुल इसमें शामिल है। ये क्या है? इसमें शामिल है। दूसरा ऑप्शन है खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, ये भी इसमें शामिल है। लेकिन हमसे पूछा गया है नेगेटिव, यहां नहीं आ जाए उस ऑप्शन को हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी कह लीजिए, या इसको डी नाम दे लीजिए, कुछ भी नाम दे लीजिए, सी दे लीजिए। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, औपचारिक परीक्षा यहां आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नेगेटिव बन गया। तो ये नेगेटिव बन गया, तो नेगेटिव ही हमसे पूछा गया है, और नेगेटिव बन गया तो ऑप्शन नंबर सी या डी, जो भी आप इसे नाम देना चाहें, ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहां से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? याद रखिएगा, सबसे कम, यानी कि नेगेटिव पूछा गया है। एक तरीके से आपसे क्या पूछा गया है? नेगेटिव आपसे पूछा गया है। तो देखिए, असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बिल्कुल सही है बात है कि कोई असफल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गणित सॉल्व नहीं कर सकता। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सभी गणित सीख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, हर कोई मैथ सीख सकता है। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि लड़के ही मैथ में अच्छा कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। कुछ कुछ लड़के बिल्कुल, लड़कियों से बेटर, लड़कों से बेटर लड़कियां होती हैं मैथ्स में। तो जेंडर का मैथ सीखने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया यहां से, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना। देखिए ये वर्ड मिल गया आपको, हतोत्साहित करना। और हतोत्साहित करना ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है। कैसा होता है? ये नेगेटिव वर्ड होता है, और यहां आपसे सबसे कम, यानी कि नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव ही पूछा गया था, और जो नेगेटिव हो जाएगा वही हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। तो एक एक वर्ड से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। सीटेट एक ऐसा एग्जाम, बहुत ही इजी एग्जाम है, आप एक दो वर्ड भी पकड़कर अपना अपना करेक्ट आंसर आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आने से पहले आप लोग इसके पीडीएफ के लिए, ये जो सेट कराया जा रहा है, या ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, मैथ के प्रैक्टिस सेट के लिए पीडीएफ के लिए, प्लस इसके साथ साथ आप ईवीएस के नोट्स के लिए, ईवीएस के नोट्स, एसएसटी के नोट्स के लिए, इसके अलावा साइंस के नोट्स के लिए आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है। शिक्षार्थियों के आकलन को क्या शामिल करता है, आपको ये बताना है।
संज्ञानात्मक करता है भौतिक आयाम। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, ये बिल्कुल सही हो सकता है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक नेगेटिव हो गया। भौतिक, मनोवैज्ञानिक, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन से आपका सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एक सही है। तो देखिए 1 इज ए प्राइम नंबर, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। मैंने तो आपको नहीं पढ़ा, एक अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं होता, रॉन्ग हो गया। 1 इज ए कंपोजिट नंबर, ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छा, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो आप लोग कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो जब हम बात करें प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स देखिए वे नंबर्स होते हैं जिनके अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो जिनके फैक्टर्स 1 होते हैं या वो नंबर जो है वो खुद होते हैं, यानी 1 और इटसेल्फ हम कह सकते हैं, इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसका नहीं हो सकता। कंपोजिट नंबर की बात करें तो देखिए 1 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें एग्जांपल ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11, ये सभी प्राइम नंबर्स के एग्जांपल हो गए। दूसरी बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट नंबर 1 से डिविजिबल और खुद से तो डिविजिबल होते ही हैं, इसके अलावा उसमें किसी और नंबर से भी डिवाइड जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 4 में मैं 1 से भी डिवाइड दे सकता हूँ, 2 से भी दे सकता हूँ, 4 से भी दे सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी ये डिविजिबल है। तो ये हो चुके हैं आपके प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। देखिए 1 एक प्राइम नंबर है, नहीं है, रॉन्ग हो गया। 1 कंपोजिट नंबर है, ये भी रॉन्ग हो गया। 1 दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य, ये भी रॉन्ग हो गया। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है, ये आपसे पूछा गया है यहां पर। तो देखिए 75 पैकेट यानी 75 पैकेट है और एक की कॉस्ट है 750, तो इसका जो आंसर निकलेगा कैसे सॉल्व करेंगे? 75 इंटू 750 से निकलेगा ए वाला। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, सभी का देख लेते हैं, बिना सॉल्यूशन की हमें आंसर मिल जाएगा। दूसरा है 750 पैकेट्स हैं और 1 की कॉस्ट है 7.50। तो देखिए पैकेट सेम है 750 और 1 पैकेट की कॉस्ट जो है ये है 7.50, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 75 आइटम है, तो ये भी 750 आइटम्स हो गए। एंड जो जो आइटम्स आपको गिवन है ये है 7.5 डजन। इट मींस क्या हो गया, 1 डजन में आपके 12 आइटम्स हो गए, तो 7 डजन में कितने हो जाएंगे? 84.5 6 यानी 90। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 90 से, 90 इंटू 75 750। लास्ट ऑप्शन है 75 डजन आइटम मल्टीप्लाई बाई 7.5, तो 75 डजन का मतलब हो गया 75 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई जब आप करोगे तो 7.50। तो यहां देखिए 7.50 एंड तो इसमें सबसे ज्यादा किसका निकल कर आएगा ये आपको यहां से बताना है। सबसे कम पूछा गया है, सबसे कम जो लागत आपकी यहां पर रहेगी, ये सबसे कम कॉस्ट जो रहने वाली है ये ऑप्शन नंबर बी की रहने वाली। आप लोग बिना सॉल्व किए ही यहां से पता लगा सकते हैं कि जो सबसे कम कॉस्ट रहेगी ये 750 पैकेट्स और 1 पैकेट की कॉस्ट 7.50। यहां पर लोग देखिए बिल्कुल हमें आंसर दिख रहा है, इससे कम ये है, इससे भी कम ये है, इससे भी कम ये है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। देखिए शुरुआत में ही कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन ज्यादा हैं, बाद में आपका बहुत इजी होने वाला है मैथ्स, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार से के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? सबसे करेक्ट ऑप्शन आपसे यहां पर पूछा गया है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग,
यहां पर ABC दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के लिए शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये अभी ठीक है, बाकी का देखते हैं। यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, गलत हो गया, नहीं है, नहीं, यह प्रभावी होता है। कैसा होता है? ये प्रभावी होता है। पॉजिटिव पूछा गया है, यहां नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। रॉन्ग, इससे भ्रमित बच्चे नहीं होते। तो यहां हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो सिर्फ ए किसमें करेक्ट है? तो देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो ओनली ए, ओनली ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। ओनली ए क्या है? करेक्ट आंसर हमारा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है 25,454 प्राप्त करने के लिए ये नंबर समय गिवन है के योग में से क्या घटाना होगा? के योग में से क्या घटाना होगा? तो ये हमें तीन, आपको क्या दे रखे हैं? हमें तीन आपके यहां पर दे रखे नंबर्स। नंबर्स क्या क्या है? 9909 प्लस 9099 प्लस 9009। अब कह रहा है इसमें से हम क्या घटाएं कि आंसर हमें ये मिल जाए। तो मान लीजिए मैंने इसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से हमने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया और x सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिलता है 25,454। क्या मिलता है? 25,454 मिलता है। तो देखिए क्या कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए आप। जब करेंगे सॉल्व तो 9 एंड 9 18 एंड 9 27, 2 कैरी आ गया आपका, 2 कैरी आ गया। तो 2 0 2 9 11 और 0, तो 11 का 1 1 आपके पास कैरी आ गया। तो 1 यहां ऐड किया तो 1 हुआ, यहां ऐड किया तो 1 हुआ, यहां ऐड किया तो 10 हो गया, यानी कि 0 आ गया, 1 कैरी आ गया। तो 1 एंड 9 10, 10 1 10 एंड 9 19, 19 एंड 8 28, क्या आ गया? 2817। ये आपको यहां से देखने के लिए मिल गया। क्या मिला? 28017। अब माइनस एक्स इक्वल है आपका 25,454 के, ये इक्वल आपका यहां पर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये माइनस का एक्स है, ये 25,454 है। ये जो आपका नंबर है, इस नंबर को जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 28,017, 28,017 आपका ये नंबर बन चुका है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस का एक्स, देखिए ये बड़ा है, तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 3, 1 से 5 होगा नहीं तो 11 हो गया, 11 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया, 9 से 4 को किया तो 5 आ गया, और 7 से 5 को किया तो 2 आ गया, और ये भी किसका आ गया? माइनस का। अब देखिए एक्स माइनस का है, 2563 ये माइनस का है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू जो मिली ये मिली आपको 2563। तो 2563 किस ऑप्शन में है? तो आप देख सकते हैं 2563 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है कि देखिए एक फ्रॉग जंप 3 स्टेप एंड रैबिट जंप 7 स्टेप। एक फ्रॉग 3 स्टेप जंप करता है, रैबिट 7 स्टेप जंप करता है एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम ए प्लेस ओ। ये एक प्लेस ओ है, यहां से फ्रॉग 3 जंप करता है और रैबिट 7 करता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने टाइम बाद ये क्या करेंगे? एक साथ मिलेंगे, ये पूछना चाह रहा होगा। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप दे बोथ विल बी जंप टुगेदर। तो कितने स्टेप बाद ये फिर से जंप एक साथ करेंगे? तो इस टाइप का कभी भी आपको ऑप्शन मिल जाए, क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, आप वहां पर निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालेंगे? 3 और 7 का। तो 3 और 7 का जो एलसीएम होगा ये 21 होगा। 3 और 7 का
जो एलसीएम निकलेगा ये 21 निकलेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 21 आएगा कि 21 स्टेप के बाद ये एक साथ जंप करेंगे। बट आप यहां देख सकते हो 21 आपका आंसर नहीं है, 21 आपका यहां पर आंसर है ही नहीं। तो आप क्या करोगे अब, इस 21 में से, इस 21 से जो भी इसमें 21 से डिविजिबल होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो देखिए 378 जो है, ये 378, देखिए मैं जो बताना चाह रहा था कि ABCD जरूरी नहीं आपको ऐसे ही मिले, आप देख सकते हो ऑप्शन सी आपको ऊपर मिल गया, तो आप जब सर्कल फिल करोगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला फिल करोगे, बी वाला फिल करते ही आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है पेपर सॉल्व करते टाइम कि आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है, इसके सामने सी लिखा है तो सी वाला ही सर्कल फिल करोगे। तो 378 करेक्ट ऑप्शन आपका बन गया। अब आ जाते हो हम इसके क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 1, 8, 27, 64, 125। इसके बाद है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू टर्म्स, इसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगी। तो देखिए 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, और नेक्स्ट टू टर्म्स आपसे यहां पर पूछे गए हैं। तो एक चीज नोटिस कीजिए, ये क्या है, 1 का क्या है, क्यूब है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। तो नेक्स्ट टू नंबर्स होंगे 6 का क्यूब एंड 7 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, 7 का होता है 343। तो आपकी नेक्स्ट स्टेप होंगे ये 216 एंड 343 होंगे। तो देखिए 216 इसमें नहीं है, 216 ये है, बट 289 दे रखा है यहाँ पर, तो ये रॉन्ग हो गया। 256 ये नहीं होगा, तो 216 एंड 343। तो देखिए 216 एंड 343 ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन गया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि देखिए ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था, यानी कि वो क्या करना चाहता था, जमीन घेरना चाहता था, और उसके पास सिर्फ तार था, वो 100 मीटर का था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। यहां जमीन के क्षेत्रफल की बात की गई है, अधिकतम हो। तो आप जानते हैं कि देखिए जमीन का क्षेत्रफल कैसे हाईएस्ट निकलता है, जमीन का क्षेत्रफल हाईएस्ट कैसे निकलेगा, L इंटू बी से, किससे, L इंटू बी से। तो L इंटू बी जिसका ज्यादा आ रहा हो और उसका पेरीमीटर 100 बन रहा हो, आपको ये चेक करना है, पेरीमीटर 100 हो और एरिया उसका सबसे ज्यादा हो। तो देखिए मान लीजिए एल ये है, बी ये है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 किया, 15 5 से 75, 7 कैरी आ गया, और 15 3 जब 45 एंड 7 किया तो 52 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका करेंगे तो आप जानते हैं 25 का क्या होता है, 25 का जो स्क्वायर होता है ये आपका क्या हो जाता है, 625 आपका हो जाता है। 30 इंटू 20 का क्या होता है, 600 होता है, और 5 इंटू 45 का क्या हो जाएगा, 5 5 या 25 2, और 5 2 या 40 22। तो इनमें से सबसे ज्यादा एरिया अभी तक निकला ये 625 का निकला। बट हमें इसमें क्या चेक और करना है कि इसका पेरीमीटर 100 है या नहीं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ये होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी कि L क्या है इस वाले की, L है 25, ब्रेथ क्या है ये भी 25, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 50 यानी कि 100, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा यहां बन रहा है, इसमें 100 आ रहा है। तो हम लोग यहां पर ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहां भी ऐसे ही आ गया, बी आना चाहिए था लेकिन सी गिवन है, तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 25 जिसकी लेंथ होगी और 25 सेंटीमीटर जिसकी ब्रेथ होगी, वो हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 होल 2/3 राइट एंगल्स, 2 सही 2/3 समकोणों में कितनी डिग्रियां संख्या हैं। तो याद आप जानते हो 1 राइट एंगल जो होता है आपका
वन राइट एंगल जो होता है ये आपका इक्वल होता है 90 डिग्री के। वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपका इसमें पूछा गया है टू होल 2/3 में कितनी डिग्री आपकी होंगी ये बताना है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग किसके साथ, क्योंकि वन राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं 90 के साथ। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 6 एंड 2 8, 8/3 इंटू 90। तो जब इसको सॉल्व किया तो देखिए 3 से 90 को मैंने 30 टाइम काट दिया और 30 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 240 हमें मिला। क्या मिला? 240। तो 240 किस ऑप्शन में है? 240 हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहां भी ऑप्शन नंबर सी हमें गिवन है, ऊपर हमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, नीचे भी है। तो इसका भी आपको सीटेट के एग्जाम में याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती, इबारती आपके अगर समझ में नहीं आए तो यहां आ जाते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर। इबारती का मतलब हो गया वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं सवालों के लिए सही है। कौन सा? स्कूली गणित, यानी कि स्टार्टिंग की क्लासेस के लिए आप लोग कह सकते हैं ये इसके लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 आपसे यहां पर पूछा गया है। तो देखिए यहां पूछा इबारती सवाल गणित में कार्य विधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं, कार्य विधि पर ज्यादा केंद्रित होते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, इबारती सवाल यानी वर्ड प्रॉब्लम्स केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपके ये सेकेंडरी क्लासेस के लिए होते हैं, उससे नीचे की क्लासेस के लिए नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपका कैसा बन गया? नेगेटिव, क्योंकि हमसे बात की गई है, किसकी बात की गई है? स्टार्टिंग की क्लासेस की बात की गई, और यहां हमसे क्या बात कर रहा है? ये सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी की बात कर रहा है। तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं होते, बिल्कुल रॉन्ग है, होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन ये बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं करेक्ट होता है नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 पर आने से पहले मैंने बताया था पीडीएफ के लिए, ईवीएस के नोट्स के लिए, सीटेट के ईवीएस के नोट्स, एसएसटी के नोट्स, साइंस के नोट, ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके ये सब कुछ हमसे ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पूछा गया हमसे कि देखिए पार्सल का भार 50 ग्राम हो और उससे कम हो तो ये जो चार्ज लिया जाता है ये 15 रुपए लिया जाता है। अगर आपका कोई भी पार्सल है तो उसका वेट अगर 50 ग्राम तक है तो आपसे 15 रुपए चार्ज लिया जाएगा। इसके बाद पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपए आपसे लिए जाते हैं। क्या समझ में आया आपका? कि अगर आपका पार्सल कोई है, उसका वेट अगर 50 ग्राम के अंडर है या 50 ग्राम तक है तो आपसे 15 रुपए लिए जाते हैं, 15 रुपीज लिए जाते हैं। इसके अलावा जब आपका वेट 50 ग्राम से एक्स्ट्रा और हो जाता है तो प्रत्येक 50 ग्राम के लिए आपसे 7 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार क्या है? 350 ग्राम। तो वो कितना पे करेगी ये पूछना चाहता है हमसे। तो देखिए एक चीज समझिए, स्टार्टिंग के 50 ग्राम के लिए 15 रुपए उसके फिक्स हो गए। अब बचता है वेट 350 ग्राम में से हमने 50 ग्राम घटा दिया तो 300 ग्राम। कितना बचा? 300 ग्राम। तो 300 ग्राम में से प्रत्येक 50 ग्राम के लिए आपसे क्या चार्ज लिया जाता है? प्रत्येक 50 ग्राम के लिए जो आपसे चार्ज लिया जाता है, ये चार्ज जो होता है आपका, ये चार्ज आपसे लिया जाता है 7 रुपए। तो 50 ग्राम के लिए कितना चार्ज लिया जाता है? 7 रुपए आपसे चार्ज लिया जाता है। तो आप जानते हो 300 ग्राम के लिए आपसे क्या चार्ज लिया जाएगा? 50 का डिवाइड देंगे 300 में तो 6 टाइम जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 ग्राम के लिए 7 रुपए है तो ये 7 आ जाएगा। तो टोटल 300 ग्राम के लिए आपसे क्या चार्ज लिया जा रहा है? 42 रुपए। और पहले 15 ग्राम के लिए चार्ज क्या था? 15 रुपए था। तो 42 एंड 15 दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर मिला 57। दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या आंसर मिला? 57। हमें यहां से करेक्ट आंसर मिल चुका है। कि पहले के लिए क्या निकाला? पहले 50 ग्राम के लिए
15 रुपए। अब बाकी का 300 ग्राम जो बचा, इस 300 ग्राम में से क्या किया, प्रत्येक 50 ग्राम के लिए चार्ज लिया जाता है 7 रुपए, ठीक है ना। 50 ग्राम के लिए क्या चार्ज है, 7 रुपए। तो 300 ग्राम के लिए क्या चार्ज बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करोगे, ये आपका 6 बन गया। यहाँ होता है 42 प्लस ये कर दिया हमने 15 के साथ, 57 करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 182 से 67 को हमने सब्ट्रैक्ट करते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया, एक अध्यापिका ने क्या किया, स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 से घटाना है और 2 7 से छोटा है, तो इसलिए हम 8 में से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता, इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। बच्चे ने कहा, मैम हम उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता। तो इस कंडीशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक पीआरटी के टीचर की तरह आप रिप्लाई देंगे। और पीआरटी के बच्चे का क्वेश्चन है कि हम उधार क्यों ले रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए। नेगेटिव ऑप्शन बन गया, बच्चे को हम डांट नहीं सकते, ये सीटेट है, बच्चा हमेशा सही होता है, बच्चा हमेशा सही होता है। नेक्स्ट बच्चा, ऑप्शन नंबर डी, अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हम बच्चे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बच्चे को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी हमारा रॉन्ग बन गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दें, ऐसा रिप्लाई हम बच्चे को नहीं दे सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है, अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उधार शब्द को बदलकर, क्या करना चाहिए, उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया को उसको दिखाना चाहिए, रीग्रुपिंग का उसको दिखाना चाहिए। बोरोइंग की जगह से क्या करना चाहिए, रीग्रुपिंग उसको बोलना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। यानी कि नेगेटिव है, सबसे कम जो सही होगा वो बताना है और क्लास याद रखिएगा, क्लास के अकॉर्डिंग आंसर देना है। शुरुआती कक्षा है, यानी कि शुरुआती कक्षा की यहां बात की गई है, तो डाइंस ब्लॉक बिल्कुल करेक्ट होता है स्टार्टिंग के लिए। मनी की बात की जाए बिल्कुल सिखा सकते हैं, है ना। मान लीजिए 1 10 सिखा रहे हैं तो 10 रुपीज की नोट से सिखा सकते हैं, 100 से सिखा सकते हैं। अबेकस सबसे बेस्ट होता है, अबेकस सबसे बेस्ट होता है, लेकिन हम लोग प्री क्लासेस में ही प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान चार्ट को नहीं दिखाया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है, क्या सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन आपसे यहां पर पूछा गया है, किसके लिए, आंकड़ों के प्रबंधन के लिए। तो देखिए, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन की समय सारणी को पढ़ने के लिए कहना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप लोग डाटा हैंडलिंग के समझ सकते हैं, किसके लिए, डाटा हैंडलिंग। और किस क्लास के लिए, प्राइमरी क्लास के लिए। क्या करना है, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन की समय सारणी पढ़ने के लिए कहना, ऑप्शन ए हो गया। दूसरा, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि आंकड़े इकट्ठित करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट ऑप्शन आपका ये आपको मिल चुका है, क्योंकि करके सीखना सबसे बेस्ट होता है। जो हम खुद करके सीखते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। यहां पर क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है। और यहाँ बच्चा खुद इन्वॉल्व रहेगा, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट राइट ऑप्शन हमारा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ भी क्या कर रहा है, उसमें से आंकड़ों पढ़ने के लिए कहना है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इसमें बच्चा खुद सॉल्व कर रहा है, खुद करके सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। 25 की तरफ आ जाते हैं। 25 में हम एक दे रखा है, बोडो मास का यूज करके हम इसको करेंगे। तो देखिए क्या गिवन है, 25.3
इंटू 5, ये माइनस नहीं डिवाइड है, डिवाइड बाई 35 प्लस 5 माइनस 3 इंटू 18.5। ये आपसे यहां पर पूछा गया है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। ये 5 नहीं, ये आपका है, ये -5 है, ये आपका प्लस या डिवाइड क्या, ये क्वेश्चन में इसमें कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रही है ना। करके देख लेते हैं दोनों से हम, इसको माइनस ही मान के चलते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग -5, 25, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में कुछ, इंटू 5 -35, ये प्लस की पास साइड डिवाइड था, ये 5 माइनस 3 इंटू 18.5। देखिए करके देख लेते हैं, इनमें से ऑप्शन सही आ जाएगा तो हमारा ये सही होगा, अदरवाइज इनमें से एक जगह पर माइनस है, दोनों तरीके से हम करके देख लेंगे। I mean, एक जगह पर कहीं डिवाइड का साइन है। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5 3 15 कैरी 1 और 5 5 5 जब 55 25 एंड 5 5 3 15 1 कैरी 5 5 जब 25 एंड 26 2 कैरी 5 3 15 15 एंड 2 17। गलत सा लग रहा है मुझे, अच्छा 2 है ये 2 है, 5 3 जब 15 1 कैरी आ गया, 5 5 जब 25 एंड 1 26 2 कैरी आ गया, 5 2 जब 10 एंड 2 12, तो ये आ गया 126.5। अब हम करेंगे इसके बाद, आप लोग एक चीज याद रखिएगा, चाहो तो आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब आप सॉल्व करो तो बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास में जो आपको सॉल्व करना है, मैं थोड़ा डिटेल में चलता हूँ इसमें। बोर्ड मास में सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट, इसके बाद ब्रैकेट नहीं हो तो ऑफ, ये भी नहीं हो तो पहले फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका न तो ब्रैकेट है और ना ही आपको यहाँ पर क्या है, ना ही आपको यहाँ पर जो गिवन है ऑफ है। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, तो 25.3 इंटू 5 माइनस 5 का डिवाइड दिया 35 में पहले डिवाइड करना है तो 7 आ गया, -3 इंटू 18.5, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 126.5 निकला था, ठीक है ना, -7 और यहां भी आपका क्या है, यहां भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस यहां भी है तो यहां पर हम लोग जो सॉल्व कर लेंगे, इसका जब करेंगे तो ये आ गया 3 5 15 कैरी 1, ये आ गया 55.5, 55.5 आपका यहाँ पर ये आ चुका है। अब देखिए ये माइनस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस माइनस कर लेते हैं हम लोग प्लस, ये 126.5 माइनस इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 62.5, क्या हो गया 62.5 हो गया। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, 5 से 5 किया 0, 6 से 2 को किया 4, 12 से 6 को किया 6, तो 64 आंसर मिला। क्या मिला, 64, यस 64 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बोर्डोमा से सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये साइन सही कर लीजिए आप लोग, ये माइनस का साइन और ये प्लस की जगह पर आपका डिवाइड का साइन है, ये आपका डिवाइड का साइन हो जाएगा। अगला ऑप्शन 26 अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के अनुसार, आप जानते हो एनसीएफ आपसे पूछा गया है, एनसीएफ 2005 से बहुत क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ऐसे चार मेन एनसीएफ आ चुके हैं, 1975 में, 1988 में एंड 2000 और लास्ट आया था 2005, ये चार मेन एनसीएफ आ चुके हैं, याद रखिएगा। तो यहां देखिए इसके अनुसार क्या है, एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, सबसे कम पूछा गया है। तो देखिए सबसे कम की बात यहां पर आपसे की गई है। तो देखिए सबसे कम फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, सूत्रों को याद करना सबसे कम उपयुक्त यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा सूत्रों को याद करना नेगेटिव पॉइंट होता है, यही हमसे पूछा गया था, बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर 27 कि 7 होल 1/2 kg नमक से जा सकते हैं, 1/2 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7 होल 1/2 kg ऑफ
सॉल्ट, यहां आपसे बात की गई है कि 7 होल 1 वाइट 12 kg के नमक में से, सॉल्ट में से 1 बाई 12 kg के कितने पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। तो इसमें हमने डिवाइड दे दिया 1 बाई 12 का, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, इसको करते हैं सॉल्व, ये 2 था। तो देखिए 7 2 14 एंड 1 15, 15/2 kg हमारे पास टोटल सॉल्ट है और हमें 1/12 kg के बनाने हैं पैकेट। तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई के सॉरी डिवाइड था, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कर दिया रेसिप्रोकल, तो 12/1 आएगा। 1 भले ही नीचे मत लिखिए। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग अब कर सकते हैं, देखिए 2 से मैंने 12 को कर दिया 6 टाइम रिड्यूस और दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई, तो 90 आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 पैकेट्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 90 पैकेट्स बना सकते हैं 1/12 kg से। टोटल सॉल्ट हमारे पास 7 होल 1/12 kg है, यानी टोटल सॉल्ट कितना बनेगा 15/2 kg, और एक पैकेट जो है उसमें सॉल्ट आएगा हमारा 1/12 kg। तो इसका हमें डिवाइड दे दिया, आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलिए। 28 में हमसे पूछा गया है कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहां भी आपसे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है, कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, कई तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं, यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह भी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण, अन्वेषण वर्ड आपका पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा अन्वेषण वर्ड पॉजिटिव होता है, और उपयोग करने का अवसर मिलता है, अवसर दिया जाता है, ये भी हमारा पॉजिटिव बनता है। और हमसे यहां पर पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है। क्या नेगेटिव, तो देखिए यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है, तो ये तो बाधा तो डालता ही नहीं है, ये तो हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए। क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 29 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 29 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त यानी कि पॉजिटिव आंसर हमारा यहां पर पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पर बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है, यह भी पॉजिटिव है। बट दोनों में अभी तक हमें जो बेस्ट मिला है वो बेस्ट ए ऑप्शन में मिला है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय करता है। रॉन्ग ऑप्शन, ये समय व्यय थोड़ी करता है, ये तो टीएलएम जो भी होते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं, ये समय वेस्ट करता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते, ये भी नेगेटिव हो गया। बच्चे आनंद लेते हैं पहेलियों में। तो इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों को कैसे बता रहे हैं, एक्टिविटीज के माध्यम से कराया जा रहा है और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं, अवसर दिए जाते हैं, तो इस टाइप का हमारा करेक्ट ऑप्शन ए नंबर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का कि यामिना ने एक पासा 10 बार, उसने एक डायस को 10 बार उछाला और उससे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शी गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ये इजी लैंग्वेज में दे दिया। ये यहां भी कह सकता था मोड क्या होगा इसका, मोड भी आपसे ये कह सकता था मोड क्या होगा। तो जो नंबर हाईएस्ट टाइम आया है, ज्यादा बार आया है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 5 आया है आपका एक बार 2 बार, 3 आया है एक बार 2 बार 3 बार, 6 आया है 1 टाइम 2 टाइम, 1 आया है 1 बार, 4 आया 1 बार और 2 भी 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा बार नंबर आया है आपका 3 टाइम्स। कौन सा आया है, 3 टाइम्स आपका नंबर आया है 3, और 3 ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 3 करेक्ट ऑप्शन बन गया। इस तरीके से ये पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा हो जाता है कंप्लीट। हम लोग ईवीएस के लिए भी रेगुलर प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तो ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके
हमसे प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं इन दोनों के। इसके अलावा आपको ईवीएस की नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे यहाँ पर। साइंस के नोट्स आपको जूनियर क्लासेस के लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जूनियर यानी सेकंड पेपर के लिए एसएसटी के नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आप इन प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ को यहाँ से और नोट्स को यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीटेट को पास करने के लिए थोड़ा सा पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।